Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. Today is our lecture number 19 of week number 8. आज हमारा वीक नंबर जो है वो 8 स्टार्ट हो रहा है और आज हम अपना नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे एज़ पर हमारी रूटीन है कि पहले कुछ मिनट्स में हम लास्ट टाइम का जो लेक्चर होता है उसको रिकैप करते हैं ताकि पिछली बातें आपके जहन में आ जाएं और इसी को फिर आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये सारा एक हिस्ट्री का सिलसिला जो है वो साथ साथ जुड़ा होता है ये। तो उम्मीद है कि लास्ट टाइम का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 18 आपने जो है वो अच्छे तरीके से देखा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकैप करना चाहूँगा कि लेक्चर नंबर 18 में जो है हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज नदवातुल उलमा। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन था सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो आज भी जो है अपना जो है वो फंक्शन कर रहा है, आज भी जो है वो इल्म की जो है वो तकसीम कर रहा है। तो ये जो है ना नदवातुल उलमा को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इसमें जो मेन चीज़ हमने जो डिस्कस की थी कि दारुल उलूम नदवातुल उलमा जो है ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जो उस वक्त जो है नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी लखनऊ में जो है ये बनाया गया था और इसमें जो है तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स जो थे उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो फैल गए यहाँ से। फिर इसके बाद जो है ये उन चंद इंस्टीट्यूशंस में था जो प्रॉपर तरीके से ना सिर्फ साइंस की एजुकेशन जो है वो पढ़ाई जाती थी बल्कि इस्लामिक एजुकेशन भी बड़े अच्छे तरीके से जो है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई जाती थी। तो यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फारिग होकर निकलते तो वो एक तो साइंस में जो है वो मास्टर होते और एक इस्लामिक जो है रिलीजियस कल्चर और इस्लाम का जो है वो उन्होंने प्रॉपर उनको नॉलेज होता है। ये इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया 1894 में कानपुर में और इसके बनाने वालों में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स का नाम आता है उनमें मोहम्मद अली मोंगिरी, अशरफ अली थानवी, महमूदुल हसन, शिबली नुमानी, इन लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो कायम किया और इसको आगे प्रमोट किया। और इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि एक आइडिया था इनके जहन में कि हम वेस्टर्न एजुकेशन के जो चैलेंजेस है उनको कैसे काउंटर किया जाए। उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन बनाया। इसको हम वही दारुल उलूम देवबंद की एक मॉडिफाइड वर्जन भी हम इसको कह सकते हैं। और इस इंस्टीट्यूशन की जो फाउंडेशन है उसको जो है ना यानी इसको तामीर जो जब किया गया तो इसका इफ्तिताह जो है जॉन ब्रिस्कोट हैविट से करवाया गया जो उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और ये वाक़या था 28 नवंबर 1906 में। अब इसका नाम नदवा जो है हमने इसको भी बड़े डिटेल से देखा था कि इसका नाम नदवा जो है मक्का मुकरमा में एक हॉल है बड़ा सा, उससे इंस्पायर होकर इसका नाम नदवा रखा गया और उस हॉल में जो है रिलीजियस मैटर को डिस्कस किया जाता था तो इसी वजह से इसका नाम नदवातुल उलमा रखा गया। ये फिर बाद में जो है इसको जो है शिफ्ट किया गया लखनऊ से जो है कानपुर की तरफ और फिर इसके बाद जो है इसके जो करिकुलम था और उसको इसके अंदर काफ़ी जो है मॉडिफिकेशन की गई, मॉडर्न साइंस इसके अंदर लाया गया, वोकेशनल ट्रेनिंग इसके अंदर लाई गई और डिफरेंट जो है न्यू सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। वो लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ देखा था ये। फिर 28 अप्रैल 1894 में इसका स्पेशल सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें 30 स्कॉलर्स जो है वो यहाँ से जो है वो तालीम हासिल करके फारिग हुए। फिर इसके बाद जो है मौलाना लुत्फ़ुल्लाह फलीगढ़ और मौलाना शिबली नुमानी ने जो इस इंस्टीट्यूशन के मेन प्रपोजल्स थे उनको भी डिस्कस किया कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस नदवातुल उलमा। तो इसमें जो सबसे पहला था वो हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन जो सिस्टम ऑलरेडी सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है उसके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएँ। जो ऑलरेडी मदारिस चल रहे हैं उनके अंदर जो है चेंजिंग लाई जाए, जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाई जाए। फिर जो फेडरेशन ऑफ मदारिस है दे शुड बी फॉर्म सो दैट द मदारिस शुड कम अंडर वन अम्ब्रेला, सब मदारिस को एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाया जाए। फिर मदरसा फैज़ आम में जो है ख़ास तौर पर हॉस्टल फैसिलिटी जो है इसको प्रोवाइड किया जाए और जो करिकुलम ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाए जाए। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर। हमने बड़े डिटेल से जो है इसको अपने इस लेक्चर को जो है वो देखा था लेक्चर नंबर 18 में।
तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस लेक्चर को लास्ट में देखें। ना सिर्फ उस लेक्चर को बल्कि इससे पहले हमारे जितने भी लेक्चर हो गए हैं सारे उसको देखें और साथ साथ इनकी तैयारी भी करें। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 3 जो है आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है 38 को जो है ओपन करें। तो हमारे चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है दैट इज़ पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर को आज जो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जिनको हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इस चैप्टर का नाम देखा जाए तो नाम इस चैप्टर का है पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द ब्रिटिश इंडिया। इसके नाम का क्या मतलब है? पॉलिटिकल का मतलब आपको पता होता है सियासत, अवेकनिंग का मतलब होता है जागना, बेदार करना। जो सोए हुए कोई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं अवेक, के उठ जाओ यानी जाग जाओ, शऊर में आ जाओ। इन ब्रिटिश इंडिया, वही जो इस सब कॉन्टिनेंट का इंडिया था जिस पर ब्रिटिश जो है वो हुकूमत कर रहे थे, इसको हमें ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था। अब इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या हो गया कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सियासी तौर पर बेदारी हुई, जो सियासी तौर पर लोगों को शऊर हुआ, दैट इज़ नाउन एज द पॉलिटिकल अवेकनिंग। ठीक है, इसको पॉलिटिकल अवेकनिंग कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहले किसी किस्म की सियासत नहीं होती थी। इवन ब्रिटिश से पहले यहाँ पर जो मुग़ल पीरियड चल रहा था तो मुग़ल पीरियड में जो सियासत थी वो शाही ख़ानदान के पास ही होती थी। यानी बाप अगर बादशाह है तो उसके मरने के बाद उसके बेटे बादशाह बन जाते थे, अगर वो मरते तो फिर उनके बेटे बादशाह बनते थे। कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था जैसे आजकल आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, फिर इलेक्शंस होते हैं, एक कैंपेन होती है, तो ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है ये। तो उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो इसलिए ब्रिटिश इंडिया ने जो है ख़ास तौर पर यहाँ के लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए जो कोशिशें की, जो यहाँ पर फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, इससे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी सियासी जमातें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर बनी, उनके बनाने का मकसद क्या था और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या रोल प्ले किया। ये सारा जो है हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि हम देखेंगे कि ट्रेस आउट द बैकग्राउंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स कंसोलिडेशन एज अ पॉलिटिकल स्पोक्समैन फॉर इंडिया। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा दैट विल बी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले जो बैकग्राउंड है कि इसको क्यों बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जनरल बताता चलूँ, आगे हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर फर्स्ट टाइम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कायम हुई तो दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर जब यह पॉलिटिकल पार्टी बनी तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया के लोगों के लिए एज आ स्पोक्समैन का जो है वह रोल अदा किया। उसने यहाँ के लोगों को एक कंसोलिडेट किया। इस पॉलिटिकल पार्टी ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या रोल प्ले किया, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि ख़ास तौर पर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और उस पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वजह से की गई, उसका बैकग्राउंड क्या है, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो ख़ास तौर पर कांग्रेस एजिटेशंस थी उसको भी हम बड़े डिटेल से देखेंगे। और इस तरह जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिज़ल्ट में जो नई मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसमें स्वदेशी मूवमेंट है और इस पर फिर मुस्लिम रिस्पॉन्स, ये सारा जो है हम इस चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ख़ास तौर पर ब्रिटिश रिवर्सल ऑफ देयर प्लेज वर्ड्स, ख़ास तौर पर हम इसको भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और यानी कि जो ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की और मुसलमानों के साथ एक जो है प्लेज किया यानी एक वादा किया और फिर बाद में ब्रिटिश अपने इस वादे से रिवर्स कर गए
और फिर इसके बाद सेटल्ड फैक्ट्स क्या थे, और बंगाल की पार्टीशन की एनलमेंट जब हुई 1911 में, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट मुसलमानों की जो डिमांड थी, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड। तो सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड के साथ यानी कि ये पेश की गई डिमांड, और ये डिमांड का पेश की गई जब शिमला डेपुटेशन जो है उस वक्त के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात के लिए गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे कि एक तो शिमला डेपुटेशन के ज़रिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और फिर शिमला डेपुटेशन के फ़ौरन बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई, और इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका ओरिजिन क्या था, ये सारा प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल था एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, जैसे जो उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवाया, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के आपकी कोशिशों से मुसलमान और हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद हिंदूज़ ने मुसलमानों की कई डिमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट किया, उनको एक्नॉलेज किया, और ये सारा किस वजह से हुआ, ये ओनली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से हुआ। तो यही वजह थी, कायद-ए-आज़म को इन कोशिशों की वजह से एक टाइटल दिया गया जिसका नाम था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये सारा कैसे हुआ, ये कैसे यानी कायद-ए-आज़म ने अपना रोल प्ले किया, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, ये सारा भी हम चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है मेजर डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द कांग्रेस लीग लखनऊ पैक्ट एंड द कांग्रेस लीग कोलिशन स्टिल 1920 के 1916 में लखनऊ पैक्ट के ज़रिए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले जो है यानी हिंदूज़ और मुस्लिम इकट्ठे तो हो गए, लेकिन 1916 से लेकर 1920 तक ऐसे कौन से वाक़यात हुए जिससे जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां बढ़ गई, वो एक दूसरे से दूर हो गए, ये सारा भी हम इस चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है ओरिजिन एंड द रेशनल ऑफ द पैन इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया एंड द बर्थ ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, ये जो पैन इस्लामिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई, और ख़ास तौर पर जो खिलाफत मूवमेंट जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार्ट हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था, फिर उस मूवमेंट में क्या हुआ, किन लोगों ने पार्टिसिपेशन की, और पूरे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जो है इस खिलाफत मूवमेंट से जो है वो चेंज होगी, ये सारा इसका ओरिजिन, इसका बैकग्राउंड, ये भी सारा हम इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थी खिलाफत मूवमेंट के बाद, ख़ास तौर पर हिजरत मूवमेंट और रेशमी रुमाल मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट भी उसी खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ जो है पैरेलल चल रही थी। तो ये मूवमेंट क्या थी, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई, ये भी सारा हम इस चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ख़ास तौर पर जॉइंट हिंदू मुस्लिम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कैसे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई मोहनदास करमचंद गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जोर के अंडर, यानी इन दोनों के यानी की वजह से जो है मुसलमानों और हिंदुओं ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है एक कंबाइन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो हाईलाइट करेंगे, और ख़ास तौर पर हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स पर इस मूवमेंट के क्या इम्पैक्ट्स पड़े, ये सारा भी हम इस चैप्टर नंबर जो है वो 3 में डिस्कस करेंगे। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का, दैट विल बी द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डायarchy एंड इट्स इम्पैक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू द पंजाब एंड बंगाल। ख़ास तौर पर जो डायarchy का जो है कंसेप्ट है, जो सिस्टम ऑफ डायarchy यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, पूरे जो है वो सब कॉन्टिनेंट में कोशिश किया गया था, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब एंड बंगाल के रेफरेंस से जो है हम इसको बड़े डिटेल के साथ जो है वो इस चैप्टर नंबर 3 में जो है वो देखेंगे। ये तो प्यारे बच्चों ये था इस चैप्टर नंबर 3 का जो है वो इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है हम किन चीज़ों को जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे।
अब अगर हम लोग इसकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं और कुछ इसका इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का, जिनमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक ही जो है वो इंट्रोडक्शन है, तो इसमें ख़ास तौर पर इसका जो पेज नंबर जो है दैट इज़ 38। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश जो यहाँ पर जो काफ़ी जो है सेंचुरी से जो है वो लगे हुए थे कि हम इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल करें, और आखिरकार 1857 में वो कामयाब हो गए सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल करने में। तो शुरू में दे स्टार्टेड टू बिलीव कि इंडिया वाज द स्टोरी ऑफ द मोनार्क्स, किंग्स एंड द प्रिंसेस एंड द पीपल ऑफ द लैंड वर देयर सब्जेक्ट्स एंड स्लेव्स। तो यहाँ पर जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उनका ख्याल था कि यहाँ पर एक बादशाही सिस्टम है, यहाँ पर जो शहज़ादे हैं वो फिर बाद में मोनार्क बन जाते हैं, फिर बाद में वो बादशाह बन जाते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो एक ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, और एक ग़ुलामों की तरह, एक रियाया की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अंग्रेज़ों का ख़्याल ये था कि ये जो ज़मीन है और यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स, क्लैंस एंड रूलर्स में जो है वो डिवाइड हुए हुए, यानी तकसीम हुए हुए। तो अब अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर कोशिश की कि किसी तरीके से यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जाएँ, यहाँ पर इस्लाहात लाई जाएँ, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो बेहतर किया जाए, ताकि ये जो पुराना सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, शाही सिस्टम जो चल रहा है, वो सारा सिस्टम जो है वो उसको मॉडिफाइड किया जाए। फिर इसी सिलसिले में जो है जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैकग्राउंड को देखें तो द मुस्लिम्स आर स्टार्टेड सेपरेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम हिंदूज ड्यू टू एलिगेशन अगेंस्ट देम फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इन 1867। शुरू में जब 1857 की वॉर हुई तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कुछ ऐसे वाक़यात जो है वो रूनमा हुए जिससे ये बात वाज़िया होगी, मुसलमानों के माइंड में ये बात क्लियर होगी कि हिंदूज़ जो है वो किसी सूरत भी मुसलमानों के साथ रहने के काबिल नहीं है। ठीक है, यानी मुसलमानों ने हिंदुओं को, जहाँ वो हिंदुओं के साथ इतने अरसे तक साथ रहते थे, लेकिन अब ये तासुर फैल गया कि हिंदूज़ किसी सूरत भी मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं है। इसकी एक वजह तो ये थी, ख़ास तौर पर 1857 की वॉर के बाद हिंदूज़ अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और सारा इस जंग का जो कसूरवार था, इसका रिस्पॉन्सिबल वो मुसलमानों को ठहराया गया। हिंदू अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाना शुरू कर दिए। तो एक तो रीज़न ये होगी कि मुसलमानों का माइंड हिंदूज़ से रिलेटेड क्लियर हो गया कि हिंदूज़ के साथ अब रहना जो है वो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर 1867 में जब हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई, या जब इनका आपस में झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल यानी मुसलमानों और हिंदुओं के जो है इख्तलाफात जो है वो मज़ीद बढ़ गए। हिंदू उर्दू जो है वो कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, ख़ास तौर पर जो हिंदूज़ ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओध, इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि उर्दू की जगह जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया जाए। यानी कि कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की आगरा और ओध में। तो यहाँ पर जो है जब उधर ऑलरेडी उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज आ रही थी, जब इन्होंने कैंपेन शुरू की कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो प्रमोट किया जाए, तो ऑब्वियसली ये बात मुसलमानों के लिए भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं थी। तो एक जो है कम्यूनल वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो गया ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, यानी एक फसाद और एक वायलेंस जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ़ ट्राइब्स के दरमियान जो है वो स्टार्ट हो गया, और इसने आहिस्ता आहिस्ता पूरी सब कॉन्टिनेंट को जो है अपनी लपेट में ले लिया। ये वही मौका था जब सर सैयद अहमद ख़ान, जो इससे पहले हिंदूज़ और मुसलमानों को यानी एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें तस्वर करते थे कि ये दो आंखों की तरह है और दोनों आंखें होंगी तो उस दुल्हन की खूबसूरती भी होती है। इसी तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदूज़ और मुसलमानों की जो है वो इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी देखी तो आपका माइंड क्लियर हो गया, आपने अपनी फ़िलासफ़ी को चेंज कर दिया
तो स्पीकिंग टू मिस्टर शेक्सपियर द गवर्नर ऑफ बनारस ही सेड, I am now convinced that the Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life was quite distinct from one and another. ठीक है, यानी क्या उन्होंने कहा सर सैयद अहमद ख़ान ने कि उस वक्त के गवर्नर ऑफ बनारस जो है शेक्सपियर के सामने आपने इस बात का एतराफ़ किया कि मैं गलत था, मैं ये सोचता था कि हिंदूस और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं और ये मिलकर ही जो है वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मैं कन्विंस हो गया हूँ कि हिंदूस और मुसलमान किसी सूरत भी एक कौम की तरह एक मुल्क के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मज़हब और उनका रहन सहन, उनकी हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। ये तो द ब्रिटिश इन द मीन टाइम डिसाइडेड टू लॉन्च अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर ऑल द इंडियंस टू एक्सपेरिमेंट अ पार्टी बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो है वो इन इंडियंस को जो है वो एक ऑफ़र पेश की कि आप लोग इस तरह करें कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो फॉर्मेशन करें। तो इन्हीं हालात में जो है फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो होती है। ये अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? ये इन 1884 मद्रास के अंदर A.O. ह्यूम डिस्कस द प्लान टू ऑर्गेनाइज कांग्रेस विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, यानी A.O. ह्यूम ने जो है एक प्लान जो है वो डिस्कस किया अपने साथियों के साथ कि हम जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके लिए जो है एक कमेटी जो है वो बनाई गई जिन्होंने नेसेसरी जो है वो प्रिपरेशन की, और इस कमेटी के अंदर जो है मैक्सिमम जो लोग थे देवर हिंदूज़। ठीक है, यानी हिंदूज़ लोगों को इसमें अकोमोडेट किया गया। तो यहीं से बिगिनिंग से ही एक बात क्लियर होगी कि इस कांग्रेस के अंदर जो डोमिनेंट रोल था दैट वर ऑफ हिंदूज़ पीपल का डोमिनेंट रोल था। ये in March 1885, the first notice was issued to convene the first meeting of the Indian Union in December 1885. फिर इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये डिस्कस किया गया कि दिसंबर 1885 में एक बड़ी जो है मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है फिर फॉर्मेशन की जाएगी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ सुप्रीम इंस्पायरेशन फॉर मॉडर्नाइज्म nationalism and democracy wanted to create a political system in India which would help them safeguard their interests in India। तो अंग्रेज़ भी यही चाहते थे कि एक मॉडर्निज़म, एक नेशनलिज़म और एक डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए जो लोगों की राइट्स की बात करे, जो लोगों के इंटरेस्ट की बात करे, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को रिप्रेजेंट करे। चूँकि जो है हिंदूज़ की उस वक्त जो है वो मेजॉरिटी थी, तो फॉर द मेजॉरिटी वाज अथॉरिटी, हैंस द हिंदूज़ वर डिलाइटेड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द सिचुएशन। हिंदूज़ को भी ये बात क्लियर पता थी कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं और हम इसको बेहतर तरीके से अपनी इस पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फिर 1885 में A.O. ह्यूम ने एक प्लेटफॉर्म को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया एक्सपेरिमेंटल बेस पर, और इसमें उस वक्त का जो वाइसराय था लॉर्ड डफरिन, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टार्ट की गई। तो जब इसका जो पहला सेशन था पॉलिटिकल पार्टी किस जगह पर ये ऑर्गेनाइज़ की गई, तो इसकी पहली मीटिंग जो है उस वक्त का एक बम्बई का कॉलेज था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पर इस कांग्रेस की जो है फर्स्ट मीटिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, यानी फर्स्ट मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसकी जो डेट है दैट वाज 28 दिसंबर 1885। तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिसने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया दैट वाज W.C. बनर्जी। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द कलकत्ता बार प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग, यानी उन्होंने इस मीटिंग को प्रिजाइड किया। It was truly a gathering consisting of leading members from all parts of the India। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर इस के अंदर जो आए इस मीटिंग के अंदर जिन लोगों ने अटेंड किया, तो आप लोगों को यानी क्लियर पता होना चाहिए कि दे वर मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे दे वर हिंदूज़।
यहाँ पर किसी मुसलमान लीडर्स को जो है कॉल नहीं किया गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो हिंदूज़ थे। जब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये सारी सिचुएशन को देखा कि कैसे हिंदूज़ ने अपनी एक डोमिनेंट पार्टी जो है फॉर्मेशन कर लिया है, और वो ये बात तो पूरे इंडिया के लोगों की कर रही है, लेकिन हकीकत में वो हिंदूज़ की ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है इसको जो है बिल्कुल मुसलमानों को इससे दूर रहने का ही मशवरा दिया और मुसलमानों से कहा कि कांग्रेस जो है वो किसी सूरत भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती, ना ये मुसलमानों के राइट्स को जो है वो प्रमोट करेगी। इसी वजह से आपने शुरू से ही कांग्रेस की जो है वो मुखालफत की, मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का मशवरा दिया और फिर ख़ुद सोचा कि हमारी भी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। हम आज के लेक्चर में हमने ना सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने यानी कांग्रेस ने जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या रोल प्ले किया, इसकी क्या क्या मेन ड्यूटीज़ थी, ये हम अगले लेक्चर में जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप you will have understood all the things which I have described। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जो है, और अपना जो है दिल लगा कर मेहनत कीजिए। जो जो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं उनको नोट कीजिए और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर योर वाचिंग।